नमस्कार। दिल्ली में आजकल राइजिंग नॉर्थ ईस्ट द इन्वेस्टर समिट के काफ़ी धूम है। प्रधानमंत्री हैं, डोनर मंत्री हैं और सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री भी। मकसद यही है कि भाई इस क्षेत्र की जो निवेश क्षमता है, जो विकास की कहानी है, वो दुनिया को दिखाई जाए। हाँ, काफी अहम समिट है ये। तो चलिए आज हम इसी अहम अहम मुद्दे की थोड़ी तह तक चलते हैं। हमारे पास उभरता उत्तर पूर्व, निवेश और संघर्ष से जुड़े कुछ अंश हैं। इनके आधार पर हम ये समझेंगे कि ये इलाका मतलब संघर्ष के दौर से निकलकर कनेक्टिविटी का केंद्र कैसे बन रहा है और आज इसके विकास के क्या मायने हैं। और ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर से जरूरी हो सकती है। करंट अफेयर्स का अहम टॉपिक है। बिल्कुल। देखिए, कहानी शुरू होती है आजादी के बाद के दशकों से। पूर्वोत्तर का एक बड़ा हिस्सा वो उग्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों की गिरफ्त में था। हाँ, वो नागा, मिजो, फिर उल्फा, एनडीएफबी, कई सारे समूह थे। सही कहा। और जाहिर है ऐसे माहौल में विकास तो मतलब पिछड़ ही गया था। बिल्कुल। फिर असम में वो एएसयू और एएजीएसपी के बड़े आंदोलन हुए घुसपैठ के खिलाफ। उसके बाद 1985 में असम समझौता हुआ। हाँ, उसने कुछ हद तक शांति लाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी लंबे समय तक केंद्र सरकार का नजरिया वो क्या कहते हैं मुख्य रूप से सुरक्षा वाला ही रहा। विकास की गाड़ी थोड़ी धीमी ही चली। और यहीं से धीरे धीरे सोच में बदलाव आना शुरू हुआ। पहले पीवी नरसिम्हा राव जी की लुकिस्ट पॉलिसी आई। हाँ, जिसका मकसद था दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से रिश्ते बेहतर करना। बिल्कुल। फिर इसे मतलब एक संस्थागत रूप मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में डोनर मंत्रालय बनाया, पूर्वोत्तर के विकास के लिए खास मंत्रालय। ये एक बड़ा कदम था। यकीनन। और फिर एक और अहम मोड़ आया 2011 में, जब वो तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन का चेन्नई भाषण हुआ। उससे एक्ट ईस्ट नीति की तरफ अहम झुकाव बढ़ा और 2014 में मोदी सरकार ने इसे बाकायदा अपना लिया। मतलब सिर्फ देखो नहीं, काम करो। एग्जैक्टली। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये इरादा था कि अब सक्रियता दिखानी है। और यहीं पर कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। मौजूदा सरकार ने पूर्वोत्तर को सिर्फ देश का हिस्सा नहीं माना, हाँ, बल्कि आसियान और पूर्वी एशिया के लिए एक क्या कहते हैं रणनीति गेटवे, एक अहम धुरी के तौर पर देखना शुरू किया। सही बात है। और जब 2015 से 2018 के बीच केंद्र और कई पूर्वोत्तर राज्यों में एक ही दल की सरकारें बनी, तो तालमेल बढ़ा, है ना। हाँ, उससे तालमेल बढ़ा और विकास ने भी थोड़ी रफ्तार पकड़ी। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी काफी बढ़ गए। उससे नीतियां लागू करना भी शायद आसान हुआ होगा। बिल्कुल। और बुनियादी ढांचे पर तो जबरदस्त काम हुआ। हाँ, वो सड़क परिवहन मंत्रालय वाला उदाहरण लीजिए। अपने बजट का 10% इस इलाके के लिए तय कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये दिखाता है कि इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता माना गया। सही। और नतीजा, करीब $5 बिलियन का निवेश, लगभग 5000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। और फिर 2018 में वो NESIDS आई, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। हाँ, खासतौर पर कनेक्टिविटी और सामाजिक प्रोजेक्ट्स के लिए करीब $1 बिलियन का बजट था उसका। और जरा सोचिए, ये सब इतना अहम क्यों है। इसकी लोकेशन देखिए, करीब 5500 किलोमीटर की सीमाएं हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत। रणनीतिक रूप से तो बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो ये भारत, म्यांमार, थाईलैंड का इलेक्ट्रल हाईवे या फिर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। हाँ, जो कोलकाता को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ेगा। बिल्कुल। और वो पुरानी स्टिलवेल रोड को फिर से चालू करना, ये सब सिर्फ सड़कें नहीं है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जमीनी व्यापार के अहम नए दरवाजे खोलेंगी। और समुद्री कनेक्टिविटी भी तो है। हाँ, म्यांमार का सितवे पोर्ट और बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट, ये हिंद महासागर के व्यस्त समुद्री रास्तों तक पहुंचने के लिए मतलब एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। जमीन और समंदर दोनों तरफ से रास्ते खुल रहे हैं। अब जरा निवेश की नजर से देखें तो इस इलाके की अपनी खास ताकतें हैं। हाँ, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा। बिल्कुल। देश की 40% जल विद्युत क्षमता, मतलब करीब 62,000 मेगावाट यही है। हालांकि इस्तेमाल अभी बहुत कम है, करीब 7%। हाँ, पोटेंशियल बहुत है। और सोलर का भी। सोलर ऊर्जा की भी करीब 57,000 मेगावाट की क्षमता है, पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 17% है। पवन और छोटी पन बिजली की भी गुंजाइश है। और दूसरा बड़ा खजाना है पर्यटन। हाँ, ये तो सोचकर ही हैरानी होती है। पड़ोस में थाईलैंड है, 3.5 करोड़ विदेशी पर्यटक। कंबोडिया के एंकोर वाट मंदिर, वहां 20 लाख से ज्यादा। और पूरे पूर्वोत्तर में 2 लाख से भी कम।
जबकि यहाँ इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। काजीरंगा, कामाख्या। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज, तवांग, लोकतक झील, लिस्ट तो बहुत लंबी है। लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है, मानव संसाधन का। अच्छा। देखिए, ये दिलचस्प है कि यहाँ साक्षरता दर काफी अच्छी है, करीब 80%। अंग्रेजी बोलने वाले भी काफी हैं, ये एक बड़ी ताकत है। हाँ, ये तो प्लस पॉइंट है। पर इसके बावजूद वो जो जरूरी स्किल्स चाहिए ना आजकल, उनकी कमी है। इन नए मौकों का फायदा उठाने के लिए, मतलब स्थानीय युवाओं को सही ट्रेनिंग देने की, क्षमता निर्माण के ढांचे खड़े करने की फौरन जरूरत है। चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो या रिन्यूएबल एनर्जी की तकनीक का रखरखाव, या फिर लॉजिस्टिक्स, जो बढ़ते व्यापार के लिए जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट क्या दिखाता है? ये वाकई एक नए दौर का संकेत है ना? बिल्कुल, एक ऐसा दौर जो इस क्षेत्र की रणनीतिक लोकेशन, इसके भरपूर संसाधन, प्राकृतिक भी और मानवीय भी, और बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका है। और साथ ही यहाँ की जरूरतों के हिसाब से तय की गई निवेश प्राथमिकता है। सही कहा। लेकिन इसकी पूरी क्षमता को हकीकत बनाने के लिए एक ऐसी विकास योजना चाहिए जो यहीं की खासियतों पर आधारित हो। कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। ये समिट उस दिशा में एक अहम कदम जरूर है। यकीनन। और आखिर में एक बात सोचने के लिए है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश ही काफी नहीं है। पूर्वोत्तर को वाकई दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक बेरोक-टोक पुल बनना है, तो और कौन से सांस्कृतिक या सामाजिक जुड़ाव जरूरी होंगे, इस पर भी गौर करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण विचार है। तो यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से, और जागरूक नागरिकों के लिए भी पूर्वोत्तर के इस बदलते स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बातचीत आपको अहम, फायदेमंद लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। और आपके कोई सवाल हों या आप किसी और विषय पर चर्चा चाहें तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जरूर।